नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राणियों में पोषण। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी पादपों में पोषण। पादपों में या पादप किस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं, उसकी डिटेल स्टडी हमने चैप्टर नंबर 1 में करी। आज का जो चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे प्राणियों या जंतुओं में पोषण, यानी कि जंतु किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, कौन सी विधियाँ हैं और उन विधियों में वो किस टाइप का भोजन करते हैं या किस टाइप का पोषण लेते हैं। देखिए, आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप या पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी या जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं। और इसीलिए जो प्राणी या जंतु है वो क्या कहलाते हैं? वो परपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी नहीं कहलाते। पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। जबकि प्राणी या जंतु क्या कहलाएंगे? परपोषी। कुछ प्राणी, देखिए, कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। कुछ प्राणी ऐसे हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी को देखा होगा आप लोगों ने, वो सीधे ही पेड़ पौधों को खा जाती है, घास को खा जाती है। लेकिन कुछ जंतु जो होते हैं वो इन जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि इन जंतुओं को खाते हैं, जैसे कि मांसाहारी। जो पौधे खाते हैं, कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है। पोषण किसे कहेंगे? पोषण वह विधि है जिसके अंदर पोषक तत्वों की आवश्यकता, उनको अंतर्ग्रहित करने की विधि, किस तरीके से उसको अंतर्ग्रहित किया जाए, यानी कि किस तरीके से उसको शरीर के अंदर लिया जाए, और शरीर में किस प्रकार से उनका उपयोग होता है, ये सब सन्निहित होते हैं, यानी सब सम्मिलित होते हैं पोषण। तो पोषण से मतलब पोषक पदार्थों को ग्रहण करना और शरीर में उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। देखिए, आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य अर्थात भोजन के अनेक घटक हैं या संघटक हैं। स्मरण कर उनके नाम लिखिए। अब देखिए, भोजन के अंदर कौन कौन से घटक मौजूद होते हैं आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपने पिछली कक्षा में इनके बारे में अध्ययन कर लिया। फिर भी मैं एक बार आप लोगों को याद करवा देता हूँ। देखिए, पहला जो मुख्य घटक होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। याद आ रहा होगा आपको। दूसरा है प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। ये सब क्या है? भोजन के मुख्य संघटक होते हैं, यानी कि ये पोषक पदार्थों के रूप में भोजन में मौजूद होते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अब कार्बोहाइड्रेट कैसा संघटक है? एक जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना या अपघटन करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। समझ रहे हो बात? देखिए, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना या विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भोजन पच गया। भोजन कहाँ पचता है? जनरली
आप लोग जानते हो कि पाचन तंत्र के अंदर भोजन पचता है। तो पाचन तंत्र में क्या क्या होता है, पाचन तंत्र क्या करता है, जो भोजन आप करते हो उस भोजन के अंदर जो भोजन के घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और आपके खनिज लवण और आपके विटामिन्स, इन सब जटिल पोषक पदार्थों को पाचन तंत्र क्या करता है, सरल घटकों में तोड़ता है। अर्थात छोटे छोटे जो सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है उनकी, या मैं यह कहूँ कि जटिल से बिल्कुल सरल फॉर्म में तोड़ देता है। इसी प्रक्रम को क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। और देखो मैं एक बात कहूँ आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट मेन होता है भोजन के अंदर, कार्बोहाइड्रेट ये मेन होता है और एक जटिल पोषक पदार्थ होता है। इसको सरल रूप में तोड़कर किस में बदला जाता है, ग्लूकोज में बदला जाता है। किस में बदला जाता है, ग्लूकोज में। जब कार्बोहाइड्रेट पच जाता है तो उसकी सबसे सरल जो फॉर्म होती है वो होता है ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को फिर हमारे ब्लड द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों में, विभिन्न अंगों के पास में ऊर्जा उत्पादन हेतु भेज दिया जाता है। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर हम बात करेंगे खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, कि भोजन को किस तरीके से शरीर के अंदर लिया जाए, किस तरीके से खाया जाता है। जैसे कि हमारे सामने भोजन रख दिया जाता है, हम सीधे हाथ से तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके मुंह के अंदर उसको डाल देते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जैसे आप गाय भैंस की बात की जाए तो गाय भैंस को जो भी आप चारा या जो भी आप उसको खाद्य पदार्थ देते हो वो उसको मुंह से खाती है। कुछ जंतु या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों पे बैठकर चूसते रहते हैं। जैसे कि मक्खी की बात की जाए तो मक्खी भोज्य पदार्थों के ऊपर बैठ जाती है और उसका चूषण के द्वारा उसको क्या करती है, ग्रहण करती है। समझ गए, चूषण के द्वारा। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोज्य पदार्थों को, समूचे भोज्य पदार्थ को निगल जाते हैं पूरे के पूरे कोई, और फिर उनको पचाते रहते हैं। तो भोजन अंतर्ग्रहण करने की विधियाँ जो है वो विभिन्न प्रकार की होती है। विभिन्न जीव विभिन्न प्रकार से भोजन को अंतर्ग्रहित करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं शरीर के और फिर उसको पचाते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो भोजन के अंतर्ग्रहण की विभिन्न जीवों में विधि जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, मरमर पक्षी का मतलब होता है हमिंग बर्ड, एक छोटा पक्षी होता है। पौधे का मकरंद चूसते हैं, फूलों का मकरंद चूसते हैं। मधुमक्खी को देखा होगा आप लोगों ने, फूलों के ऊपर बैठ जाती है और उनका रस चूसती रहती है। ऐसे नहीं कि समूचे फूल को ही खा जाती है। जबकि गाय भैंस बकरी की बात की जाए तो वो पूरे के पूरे फूल को खा जाती है। समझ गए। लेकिन मधुमक्खी या मरमर पक्षी क्या करता है, उस फूल का रस चूसता है। ठीक है, तो वो कौन सी विधि काम में ले रहा है, खाद्य पदार्थ को अंतर्ग्रहित करने के लिए चूषण विधि को काम में ले रहा है। चूषण विधि। मानव एवं कुछ अन्य जंतु में शिशु माँ का दूध पीते हैं। देखा होगा और आप जानते भी हो कि जो गाय भैंस बकरी होती है उनका बच्चा ले लो या फिर मानव का बच्चा ले लो, वो क्या करता है, भोजन में के रूप में जो माँ का दूध होता है उसे क्या करता है, पीता है। ठीक है। अजगर जैसे सर्प प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं, पूरे के पूरे शिकार को निगल जाता है अजगर, और फिर क्या करता रहता है, उसको पचाता रहता है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। जो जल के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, जो जल के अंदर भोजन के जो कण होते हैं उनका जो भोज्य पदार्थ होता है उसको छानकर अंतर्ग्रहित करते रहते हैं। अब देखिए एक क्रियाकलाप आपको दिया गया है सारणी 2.1 में। सारणी 2.1 में कुछ जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि बताई गई है। तो इन जंतुओं की जो पोषण प्राप्त करने की विधियाँ होती है वो कौन सी होती है, वो इस सारणी में आपको भरना है। जैसे कि घोंघा है, ये किस प्रकार का आहार लेता है और आहार की विधि क्या है। चींटी, आप जानते हो चींटी ये क्या खाती है और खाने का तरीका क्या है। चील, मरमर पक्षी, जौ, मच्छर, तितली, मक्खी, इन सब के बारे में आपको ये सोच कर विचार कर कि ये किस तरीके से अपना भोजन लेते हैं वो इस टेबल के अंदर भरना है। देखिए आहार की जो विधियाँ होती है इन जीवों के अंदर, जैसे कि छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना तथा निगलना,
साइफनी, स्पंजी चूषण आदि, ये भोजन ग्रहण करने की विधियाँ होती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जैसे मक्खी है, मक्खी क्या करती है, भोज्य पदार्थ के ऊपर बैठ जाती है, उसको चूसती रहती है। तितली, तितली फूलों का मकरंद चूसती है। मच्छर, मच्छर कहीं भी बैठेगा तो वो खून चूसने का काम करेगा। जौ, जौ भी खून चूसने का काम करती है। तो ये चूषण प्रणाली के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। देखिए प्रेक्षण 2.1 में लिखिए, आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। मतलब सारणी के नीचे जो भी आपने विधियां पढ़ी है उनसे आप अंदाज़ा लगाकर क्या कराएं, इन जीवों के भोजन अंतर्ग्रहण करने की विधि के बारे में आइडिया लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए स्टार फिश की बात कर लेते हैं। स्टार फिश को तारा मछली बोलते हैं। ये एक तारे के समान होती है और मछली है जो पानी में रहती है। देखिए स्टार फिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कुछ जंतु क्या होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं ना, उनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर खोल बन जाता है। जैसे कछुआ देखा होगा आप लोगों ने, कछुए का ऊपर का जो खोल होता है बहुत ही कठोर होता है, लेकिन उसका जो कोमल शरीर होता है उस खोल के अंदर धंसा हुआ रहता है या कवर्ड रहता है। ठीक है। जब ये स्टारफिश इस टाइप के जंतुओं को खाती है तो ये क्या करती है, उस जंतु का जो कोमल शरीर होता है ना, कठोर कवच वाले जंतुओं का, उस कोमल शरीर को, समूचे शरीर को अपने आमाशय के अंदर डाल लेती है। कैसे डालती है, कवच खोलने के बाद उस कवच को तो खोल देती है, जो कठोर कवच होता है उसको खोल देती है, और जो अंदर का जो कोमल शरीर बच जाता है उसको अपने आमाशय के अंदर ये क्या कर लेती है, डाल लेती है। अब आमाशय के अंदर कैसे डालती है, स्टारफिश एक तारे के समान दिखाई देती है। उसको देखने पर आपको ना तो स्टारफिश का मुंह दिखाई देगा, ना ही उसका आमाशय दिखाई देगा। लेकिन जब भी इसके पास शिकार आता है तो ये क्या करती है, अपने मुंह से अपने आमाशय को बाहर निकालती है और उस पूरे के पूरे कठोर खोल को हटाने के बाद जो उस जंतु का शरीर बचता है, उस शरीर को पूरे के पूरे को अपने आमाशय के अंदर डाल लेती है। और आमाशय में डालने के बाद फिर से मुंह को, आमाशय को सबको बंद कर लेती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो ये स्टारफिश इस तरीके से अपना भोजन करती है, धीरे धीरे पचा लेती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपन बात करते हैं मानव में पाचन। इम्पोर्टेंट है, मानव में पाचन किस प्रकार से होता है। तो मैं एक ब्रीफ में मैं आप लोगों को बता दूं कि मानव में पाचन किस तरीके से होता है। मानव में पाचन के लिए एक विशिष्ट पाचन तंत्र होता है, विशिष्टीकृत होता है, जो केवल पाचन का ही काम करता है। ठीक है। मानव पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है आहार नाल, आहार नाल, और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ। ये पाचक ग्रंथियाँ क्या करती है, पाचन में सहायक करती है। अब देखिए अगर आहार नाल की बात करें तो आहार नाल जो है मुंह से शुरू हो जाती है, मुंह से शुरू हो जाती है और कहाँ तक चलती है, ये मलाशय तक होती है। मुंह से शुरू होकर मलाशय तक का पार्ट होता है जिसको हम आहार नाल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अपन, हम अपने मुंह द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। मतलब भोजन को किस तरीके से शरीर के अंदर पहुंचाते हैं, मुंह के द्वारा भोजन को शरीर में पहुंचाते हैं तथा इसे पचाते हैं। पचाने का काम पाचन तंत्र करता है, जो मुंह से लेकर के छोटी आंत, बड़ी आंत तक का जितने भी अंग इसके अंदर शामिल होंगे, मुंह होगा, आपकी ग्रास नली होगी, अमाशय होगा, फिर आपका अग्नाशय आ जाएगा, यकृत होगा, छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी, ये सब मिलकर के भोजन को पचाने का काम करते हैं। फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है। भोजन क्या होता है, एक सतत नली से गुजरता है। मतलब नली मतलब वो जो आहार नाल है ना, उसके अंदर कंटिन्यूस लगातार भोजन एक के बाद एक अंग से होता हुआ अगले अंग में पहुंचता है, जो मुख गुहिका यानी मुंह से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। ठीक है। गुदा यानी कि मलाशय, मलाशय को गुदा कहा जाता है। गुदा से गुदा द्वार द्वारा मल का निष्कासन किया जाता है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। देखिए पहला है मुख गुहिका,
फिर ग्रास नली या ग्रसिका, अमाशय, शुद्रांत्र, शुद्रांत्र को छोटी आंत बोलते हैं, शुद्रांत्र, बृहदांत्र को बड़ी आंत बोलते हैं, जो मलाशय से जुड़ी होती है, और मलद्वार अथवा गुदा। क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे 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 भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां, जैसे कि लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि बोलते हैं लार ग्रंथि को, लाला ग्रंथि किसको बोलते हैं? लार ग्रंथि को लाला ग्रंथि बोलते हैं, जो जीभ में पाई जाती है। लाला ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय आदि पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो देखिए, मैं आपको अब इस डायग्राम के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। ये आपका पाचन तंत्र है, ये वाला बहुत ही जटिल संरचना होती है। तो इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले ये है आपका यहाँ पर मुंह, ये क्या है? मुंह। यहाँ पर हम क्या करते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन को मुंह के अंदर डालते हैं, जिसको मुख गुहा कहा गया है। मुंह के अंदर दांत होते हैं, वो दांत क्या करते हैं? भोजन का यांत्रिक पाचन करते हैं, भोजन का यांत्रिक पाचन करते हैं दांत। यांत्रिक पाचन से मतलब है भोजन को चीरने फाड़ने के साथ साथ भोजन को पीसने का काम करते हैं। इसी मुंह के अंदर आपकी होती है क्या? जीभ। क्या होती है? जीभ। जीभ एक मांसल संरचना होती है जो आगे से स्वतंत्र होती है, तथा उसका पिछला भाग आपके गले से क्या होता है? अटैच होता है। मुंह के अंदर लाला ग्रंथि होती है, मुंह के अंदर जो जीभ होती है, उस जीभ में कौन सी ग्रंथि होती है? लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि को ही हम क्या बोल सकते हैं? लार ग्रंथि बोलते हैं, लार ग्रंथि। जब आप भोजन को चबाते हो तो ये भोजन के अंदर लार का सम्मिश्रण करती है, जिससे भोजन आपका कैसा हो जाता है? लसलसा हो जाता है, जिससे आपको उसको निगलने में आसानी हो जाती है। साथ ही इस लार के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें से एक मुख्य एंजाइम है आपका एमाइलेस। एमाइलेस एंजाइम है। एमाइलेस को ही हम टाइलिन भी बोलते हैं, एमाइलेज को ही हम क्या बोलते हैं? टाइलिन भी बोलते हैं। ये टाइलिन एंजाइम लार में, इसमें भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन स्टार्ट कर देता है। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने का काम कौन करता है? एमाइलेज। समझ गए बात? और यहीं से ये स्टार्च का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए, ये यहाँ पर आपको यहाँ दो चीज़ें दिखाई दे रही है। एक पाइप नुमा संरचना आपको और दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये साइड में। समझ गए? तो ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ पर हमारा श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों कंबाइंड रूप से एक जगह मिलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम ग्रसनी बोलते हैं। यानी ग्रसनी जो है श्वसन तंत्र को जोड़ने का काम भी करती है, और ग्रसनी पाचन तंत्र को जोड़ने का काम भी करती है। ये इधर हमारा जो श्वसन तंत्र होता है, ये श्वसन तंत्र में जाता है हिस्सा, और ये लंबी पाइप जो है, ये ग्रास नली कहलाती है। ठीक है? देखिए, यहाँ पर इस ग्रसनी में एक ढक्कनुमा संरचना होती है, जो जब भी हम भोजन को निगलते हैं तो क्या करती है? श्वास नली को बंद कर देती है, श्वास नली को बंद कर देती है, ताकि भोजन के कण श्वास नली में नहीं जाए। क्योंकि हम भोजन करते समय अगर हम बातचीत करेंगे तो हवा के साथ में भोजन के कण श्वास नली में चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए क्या होता है? यहाँ पर एक ढक्कन होता है, वो ढक्कन इसको बंद कर देता है, उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं अपन। देखो, इस लंबी पाइप को क्या कहेंगे? ग्रास नली। ग्रास नली। ग्रास नली के अंदर किसी तरीके का कोई भी पाचन नहीं होता। ग्रास नली केवल और केवल भोजन के परिवहन का काम करती है, मुंह में चबाए गए भोजन को आमाशय में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है? ग्रास नली का पहला सिरा
ग्रसनी से जुड़ा हुआ होता है और अंतिम सिरा अमाशय से जुड़ा हुआ होता है। देखिए अमाशय आपका ये अंग्रेजी के जे के आकार का अमाशय होता है। ये अमाशय है। अमाशय के अंदर भोजन 2 से 3 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक? 2 से 3 घंटे तक। ठीक है। और अमाशय में भोजन को एकदम लेही टाइप बना दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल पानी की तरह कर दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं। अमाशय में भोजन को किस रूप में कर दिया जाता है? बिल्कुल पानी की तरह बदल दिया जाता है। और अब इस पानी रूपी भोजन को क्या कहा जाएगा? कायम कहा जाएगा। बिल्कुल पेस्ट बना दिया जाता है उसका। ठीक है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। ये ऊपरी भाग होता है इसका जठरागम भाग, यानी कि अमाशय के अंदर जठर रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? जठर रस। तो जहाँ से ये जठर रस निकलता है उसको बोलते हैं जठरागम भाग। ये होता है नीचे वाला पार्ट जो है, इसको बोलते हैं जठर निर्गमी भाग, और इस बीच वाले भाग को बोलते हैं फंडिस। तो अमाशय के 3 भाग हो गए जठरागम, अमाशय के 3 भाग हुए जठरागम, फंडिस और जठर निर्गमी, जठर निर्गमी भाग। ठीक है। इस जठर रस के अंदर, जठर रस के अंदर 3 रस शामिल होते हैं। पहला होता है HCl, दूसरा होता है श्लेष्मा और तीसरा होता है एंजाइम। जो मुख्यतः 2 एंजाइम होते हैं, एक तो पेप्सिन होता है और एक होता है रेनिन। रेनिन दोनों ही प्रोटीन के ऊपर वर्क करते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है और रेनिन जो है दूध प्रोटीन पे वर्क करता है। दूध के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है केसिन, उस केसिन को पैरा केसिन में बदलने का काम रेनिन करता है। जब रेनिन पैरा केसिन में बदल जाता है, फिर उस पैरा केसिन को पेप्टोन्स में बदलने का काम करता है पेप्सिन। ठीक है। ऐसे डायरेक्ट दूध प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन काम नहीं करता। इसके बाद देखिए, ये आपको जो दिख रहा है इधर, ये वाला पार्ट, ये आपका यकृत है। आप देख रहे हैं कि समूचे डायग्राम के अंदर सबसे बड़ा पार्ट अगर कुछ है तो वो है यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। यकृत ध्यान रखना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत के अंदर पित्ताशय होता है, ये पित्ताशय रहा। पित्ताशय के अंदर पित्त संचित रहता है, पित्त संचित रहता है। पित्त का कार्य भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करना होता है, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करना होता है, तथा ये पित्त ही है जो वसा का पायशीकरण करता है। वसा का पायशीकरण करता है पित्त। पित्त कहाँ से आता है? पित्ताशय से आता है। पित्ताशय कहाँ होता है? यकृत में होता है। ये पित्त जो है एक नली से होता हुआ छोटी आंत में आ रहा है। देखिए ये वाइट वाइट सी दिख रही है ना आपको, ये वाइट वाइट सी नली यहाँ आकर के अग्नाशय के अंदर आ गई। ये वाला पार्ट अग्नाशय है आपका, पत्ती की तरह। और ये दोनों ही फिर क्या करती है? कंबाइंड होकर के छोटी आंत में अपना रस छोड़ती है। कौन? अग्नाशय और यकृत। ठीक है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है। अग्नाशयी रस को हम संपूर्ण पाचक रस बोलते हैं, संपूर्ण पाचक रस बोलते हैं। ठीक है। इस संपूर्ण पाचक रस में कौन कौन से रस होते हैं? एक तो होता है अग्नाशयी एमाइलेज, एक तो होता है अग्नाशयी, यानी अग्नाशय से आ रहा है ना, इसलिए इसको बोलेंगे अग्नाशयी एमाइलेज। एक एमाइलेज हमने देखा था कि मुंह में लार के अंदर भी था। ठीक है, इसलिए उसको एमाइलेज कहा। अब ये एमाइलेज कहाँ से आ रहा है? अग्नाशय से, तो इसको कह दिया अग्नाशयी एमाइलेज। ठीक है। इसके बाद में लाइपेज दूसरा, और तीसरा है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन। ठीक है। देखिए काइमोट्रिप्सिन और एमाइलेज ये क्या करते हैं? बच्चों एमाइलेज नहीं होगा इसके अंदर, अग्नाशय से आने वाला काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन होगा, पेप्सिन। ठीक है। तो पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों किस पे वर्क करेंगे? प्रोटीन के ऊपर वर्क करेंगे। और लाइपेज किस पे वर्क करेगा? वसा के ऊपर वर्क करेगा। यानी कि पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ेंगे, और आपका जो लाइपेज होता है वो वसा को वसीय अम्लों के अंदर तोड़ देगा। ठीक है। तो ये काम कहाँ होगा? छोटी आंत के अंदर होगा, क्योंकि ये दोनों ही
कौन, यकृत और अग्नाशय अपना रस कहाँ छोड़ रहे हैं, छोटी आंत के अंदर। दूसरा जो छोटी आंत वाला पार्ट है, देखिए शुद्रांत्र जिसको कहा जाता है, शुद्रांत्र, नाम तो इसका छोटी आंत या शुद्रांत्र है, लेकिन ये लगभग 7 मीटर लंबी होती है, 7 मीटर। इस पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन है, ये छोटी आंत ही है। नाम तो छोटा है लेकिन लंबाई इसकी सबसे ज़्यादा है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र शुद्रांत्र, शुद्रांत्र और वृद्धांत्र। ठीक है, अग्र शुद्रांत्र में भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। ये देखिए छोटी आंत यहीं से आपकी स्टार्ट हो गई, ये जो आ रही है ना, ये छोटी आंत, ये छोटी आंत है, फिर ये कुंडलित होके पड़ी हुई है, ये छोटी आंत है पूरी, और फिर ये यहाँ से ये उल्टे यू की तरह जो दिख रही है ना, ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत का पार्ट है। ठीक है, देखो ये वाला बड़ी आंत का पार्ट है, ये पूरा बड़ी आंत है, और ये जो बीच में पड़ा हुआ है ये छोटी आंत है, जो कि यहाँ से स्टार्ट है। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, यहीं पे भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत के जो अग्र शुद्रांत्र वाला भाग है उसमें भोजन का पूर्ण पाचन संपन्न होता है। शुद्रांत्र भोजन का अवशोषण करती है, पचने के बाद में भोजन का अवशोषण कहाँ होगा, भोजन का अवशोषण होगा शुद्रांत्र में। वृद्धांत्र के अंदर कुछ विटामिन्स और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ अपचित ठोस भोजन होता है जो कि बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है। ये यहाँ से छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ी हुई है, इस बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है। बड़ी आंत में भोजन का किसी तरीके का कोई पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में केवल भोजन में से जो अतिरिक्त जल होता है उस जल का अवशोषण किया जाता है। तो जल का अवशोषण कहाँ होगा, बड़ी आंत में होगा। ठीक है, इसके बाद भोजन जो है, जो अपचित भोजन होता है, बड़ी आंत से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, इस मलाशय में पहुँच जाता है। ये मलाशय है, देखिए ये वाला पार्ट मलाशय का, इस मलाशय में पहुँच जाता है। यहाँ पर अपचित भोजन इकट्ठा होता रहता है और समय समय पर गुदा द्वारा उसको बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है मल के रूप में। अब देखिए एक चीज़ और, इसके अंदर जहाँ पर आपकी छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ रही है उस जगह पर ये एक संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये संरचना प्रसुप्त अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है, प्रसुप्त का मतलब होता है निष्क्रिय, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। नाम सुना होगा अपेंडिक्स। जो पेट में दर्द होने लगता है ना कई बार, और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है अपेंडिक्स हो गया, तो उस अपेंडिक्स में क्या होता है कि ये जो अपेंडिक्स हमारे शरीर में प्रसुप्त या निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई है, ये बढ़ना स्टार्ट कर देती है। जब ये सक्रिय हो जाती है, बढ़ना स्टार्ट कर देती है, तो हमारे पेट में दर्द होता है, इसी को अपेंडिक्स कहा जाता है, और डॉक्टर इसका ऑपरेशन करके इसको अलग कर देता है। ये एक्चुअली में उस समय काम में आती थी जिस समय जो मानव है भोजन के साथ सेलुलोज का सेवन ज़्यादा करता था। सेलुलोज को पचाने के काम में आती थी, सेलुलोज का पाचन इस अपेंडिक्स में होता था। अब इस समय जो मानव है वो सेलुलोज का सेवन करता नहीं है। सेलुलोज एक्चुअली में हरी पत्तियां जो होती थी या जो पादपों के हरे पार्ट होते थे, उनको पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मानव जो है जंगलों में रहता था, आदि मानव के रूप में जाना जाता था, और वो उस समय घास फूस भी खा लिया करता था, तो उसके अंदर सेलुलोज हुआ करती थी। उस सेलुलोज को पचाने का काम ये अपेंडिक्स करता था, लेकिन आजकल वो ऐसा करता नहीं है। तो ये जो अपेंडिक्स है वो निष्क्रिय हो गई, और निष्क्रिय होने की वजह से ये शरीर में पड़ी हुई है, लेकिन किसी कारणवश ये सक्रिय होकर वृद्धि करना स्टार्ट कर देती है, तो पेट में दर्द होने लगता है। तो देखिए ये आपके पाचन तंत्र का डायग्राम था जिसको मैंने आपको कुछ डिस्क्राइब करके बताया। अब आगे हम बात करेंगे। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। कि जैसे मुंह में डाला तो मैंने आपको ओरल बताया सारा डिटेल, वैसे अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम एक एक अंग के अंदर भोजन किस तरीके से पचता है, भोजन के साथ में वो अंग क्या करता है, कौन सा रस मिलता है, वो कौन सा रस होता है, भोजन के कौन से पोषक घटक के ऊपर वो वर्क करता है, ये सारी डिटेल अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे।
इस वीडियो को आप अच्छे से सुनें, अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके।